हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो है आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक नंबर 2 है। एक टॉपिक जो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसको हम लोगों ने हिंदी विद इंग्लिश के साथ कंप्लीट किया है। मैंने बाल विकास शिक्षा शास्त्र का आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड करवाया है और ये पहले टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद फिर उस टॉपिक पर ही आधारित मैंने 40 से 50 प्रश्नों का एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। और वो सारा चीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसको देख लीजिएगा। तो फिर आपको बाल विकास के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो टॉपिक अभी चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं और हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी या फिर ये आपका बाल विकास ले लीजिए, ये सब पेपर 1 पेपर 2 में सेम ही पढ़ना होता है। आज जो है हमारा दूसरा टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। इसको भी हम लोग इंग्लिश के साथ ही देखेंगे। उसके बाद फिर इस पर आधारित जितने भी प्रश्न उपलब्ध हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक नंबर 2 है, टोटल आप लोगों को जैसे पता है कि हमें 23 टॉपिक कवर करना है, जिसमें कि ये दूसरा टॉपिक है। तो बाल विकास के सिद्धांत और इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा तो किसी भी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आपके लिए कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं रह जाएगा। ये जब आप देखेंगे तो आप खुद मुझे कमेंट करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत और इसका इंग्लिश इधर से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल, मैं एक लाइन में इसको लिखती हूँ ताकि नीचे में जगह बचे। तो यहाँ पर हमने लिखा है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें हम जो महत्वपूर्ण सारी टॉपिक को समझेंगे, किसी भी टॉपिक को समझने के पहले हम ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसकी अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाल विकास के सिद्धांत की क्या अवधारणा है। तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा हमारा ये होगा बाल विकास की अवधारणा। आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं बाल विकास की अवधारणा। लिखने के बाद भी रिवाइज कर सकते हैं या तो दोबारा आप क्लास भी देख सकते हैं। बाल विकास की अवधारणा दूसरा टॉपिक जो हम देखेंगे, इसमें बाल विकास के सिद्धांत, जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाल विकास के सिद्धांत। और चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है प्रिंसिपल्स, यानी कि एक सिद्धांत नहीं, तो इसके अंतर्गत हमें 10 से 11 सिद्धांत पढ़ने होंगे और इसी में हमारा पूरा सीटेट कंप्लीट हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि जब बाल विकास के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, आपको हम पॉइंट प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि पॉइंट से जुड़े हुए मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, जो पिछला टॉपिक था उस पर जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, बताया था, उसमें आपका साइड में लिखा हुआ है कि वो प्रश्न सीटेट के किस साल पूछा गया है। उसी तरह से इसमें भी आपको मिलेगा। तो जितने भी सिद्धांत हैं तो 10-11 सिद्धांत, लेकिन बस सिर्फ आपको पॉइंट माइंड में रखना है। उस पर मैं आपको डिटेल बताते जाऊंगी और आप बिल्कुल समझ जाइएगा। और फिर जब आप क्वेश्चंस का सामना करिएगा तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस भी समझना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग 10 से 11 टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अभी सबका इंग्लिश भी लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि बाल विकास में, ये पेडागॉजी में इंग्लिश भी महत्वपूर्ण, अपना इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर। अब हम समझेंगे कि कारक क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा। एक कारक, जैसे कि आप मार्केट गए, किसी तरह के आप ब्लू कलर शर्ट खरीद रहे हैं, तो ब्लू कलर का ही आप शर्ट क्यों खरीद रहे हैं, जबकि मार्केट में मैनी कलर्स आपको उपलब्ध मिलेंगे, फिर भी उसको आप क्यों खरीद रहे हैं। और किसी भी प्रिंसिपल के पीछे एक फैक्टर्स नहीं होते हैं, मैनी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि किसी भी सिद्धांत के पीछे कई कारण होते हैं। अब आपने ब्लू शर्ट खरीदने का डिसीजन लिया, इसका मतलब ये है कि ब्लू शर्ट आपको पसंद है। एक तो आपको ब्लू कलर पसंद है, दूसरा जो आपके चहेता प्लेयर हैं या एक्टर हैं वो ब्लू पहनते हैं, वो ब्लू में अच्छे लगते हैं, तो आपने अपने फेवरेट एक्टर या फेवरेट प्लेयर्स के कारण वो ब्लू कलर लिया। तीसरा कि आपकी सोसाइटी में अच्छे अच्छे लोग ब्लू पहनते हैं, उनका अच्छा इमेज होता है, तो आपने ये सोचकर ब्लू ही सेलेक्ट किया। चौथा कि आपके पास हर कलर के कपड़े मौजूद थे, ब्लू नहीं थे, इसलिए आपने ब्लू लिया। इस तरह से किसी भी एक सिद्धांत के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, कई कारण होते हैं।
तो ये जो आपका है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, यानी कि बालक का जो बच्चे का चाइल्ड जो है उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है, वो जो विकास है किस किस कौन कौन सा चीज़ जो है उस विकास को प्रभावित करता है। तो यानी कि अगर आप बच्चे को खाना नहीं बढ़िया देंगे तो वो विकसित नहीं हो पाएगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, मेंटल हो, कुछ भी हो। खाना के कारण अगर उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं है तो वो सोशल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा, वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, समाज में नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमको समझना है। और इस बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग 2 कारक देखेंगे, एक आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक, क्योंकि प्रश्न इस तरह के सीटेट में अनगिनत पूछे गए हैं। अब देखिए, आप लोग कहते हैं कि दिन में 2 क्लास, जो कि संभव नहीं है, यूट्यूब का भी कुछ रूल होता है और मैं भी चाहती हूँ किसी तरह आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कराकर कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, लेकिन यही है कि आपका जो रूल होता है उसको फॉलो करना होता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे एक आंतरिक कारण, एक बाह्य कारण। आपसे इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न और पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले क्लास में, कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक कारक नहीं हैं। अब 3 आपको दे दिया जाएगा बाह्य कारक, या 3 आपको दे दिया गया आंतरिक कारक, 1 दे दिया बाह्य कारक। अब कौन आंतरिक कारक नहीं है, तो यहाँ पे आपको दोनों कारक समझना होगा और अभी आपको बोर्ड पर ही सारा कारक सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें भी 4-5 कारक आपके आंतरिक हैं, 4-5 कारक बाह्य हैं और बिल्कुल कहानी की तरह है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यानी कि जो बाल विकास का सिद्धांत है कि चलिए ठीक है, ये इतना सिद्धांत, इसको फॉलो करेंगे। किसी भी चीज़ का एक सिद्धांत होता है कि आप सीटेट तभी दे पाएंगे जब आप बीएड करेंगे, ये सिद्धांत है। बच्चे का शारीरिक विकास तभी होगा जब उसको पौष्टिक आहार देंगे, ये सिद्धांत है। बच्चे का मेंटल विकास तभी होगा जब उसको अच्छा वातावरण देंगे, ये सिद्धांत है। तो बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? ठीक है, कोई भी बालक विकास कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो फिजिकल हो रहा है, मेंटल हो रहा है, सोशल हो रहा है, हर तरह का विकास उसका हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका इमोशनल आप ले लीजिए, आप कॉग्निटिव ले लीजिए, आप मेंटल ले लीजिए, हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बाल विकास के इस सिद्धांत में शैक्षिक महत्व क्या है, यानी शिक्षा की दृष्टि से उसका महत्व का क्या वैल्यू है। तो शैक्षिक महत्व समझेंगे। और आखिरी पॉइंट जो हम समझेंगे इसमें, आखिरी पॉइंट जो है हमारा बाल मनोविज्ञान, ये देखिएगा। और बाल मनोविज्ञान से सभी टॉपिक से, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, बस इस टॉपिक में बाल विकास के सिद्धांत में आपको यही 5 टॉपिक कवर करना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 टॉपिक आपको कवर करना है, आपके बाल विकास का सिद्धांत कंप्लीट। और अब आप समझिए, जो इस तरह डिटेल में नहीं समझेगा वो अलग अलग चीज़ देखेगा। कहीं पर आप देखेंगे बड़ा जीन पियाजे, कोहलबर्ग और आपका लिखा हुआ बैगोस्की। इस वीडियो को देखें, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर। वीडियो को देखने से नहीं होगा। कहीं आपने देख लिया चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये बाल विकास का सिद्धांत, लेकिन जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसको तारतम्यता से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं वो तो सब समझ रहे हैं। अब बाल विकास की अवधारणा को हमने समझा है कॉन्सेप्ट, इसको अलग कलर से लिखते हैं। अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ साथ आप लोग इंग्लिश भी लिखते जाइएगा। इसमें हमको 10-11 टॉपिक देखने हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, एक कारक नहीं होगा, फैक्टर्स, इफेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। शैक्षिक महत्व यानी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, बाल विकास के सिद्धांत के, यानी कि एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ
चाइल्ड डेवलपमेंट्स प्रिंसिपल। आप लोगों में से कई लोग या सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो डेवलपमेंट्स होता है, ये जो है पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब क्या होता है। कभी साथ में रहें तो कभी ग्रामर को भी लेकर आएंगे। और ये आखिरी है आपका बाल मनोविज्ञान, जिसे कि हम लोग कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। अब एक एक करके हम इस सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जो ये बाल विकास की अवधारणा है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसको अगर आप चाहें तो पॉइंट भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक लाइन इसमें लिखूंगी नहीं, क्योंकि ये विकास का टॉपिक है, समझिएगा। और आपने कल इसमें विकास की अवधारणा ही पढ़ी है, और जो विकास का एक नियम है वही नियम सब में लागू होता है। तो अभी मैं जो बोलूँगी आप देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। तो समय के साथ किसी भी व्यक्ति में, नॉट ओनली चाइल्ड बट आल्सो एनी पर्सन, समय के साथ किसी भी व्यक्ति में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को ही हम लोग विकास कहते हैं। समय निकलते जा रहा है, विकास कहते हैं, यानी कि मानव विकास कहते हैं। समय आगे बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ मेरे मात्रा में और मेरे गुण में भी परिवर्तन हो रहा है। और मैंने कल प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको बताया है गुणात्मक परिवर्तन क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन क्या है। तो समय के साथ व्यक्ति में जो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग मानव विकास कहते हैं। अब हम आते हैं बाल विकास पर। तो बाल विकास जो है, बाल विकास को आपको समझना है कि बाल विकास के कई आयाम होते हैं, कई स्टेज होते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया है। शारीरिक विकास मैंने अभी जो पहले बताया, मात्रात्मक और परिमाणात्मक, यानी कि जब कोई व्यक्ति युवा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, फिर उसका शारीरिक विकास नहीं होता है। वो जहाँ पर है उसकी वृद्धि हो सकती है, शरीर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट के कई स्टेज हैं। आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, ये सभी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया है। तो ये है बाल विकास की अवधारणा, यानी कि इसका मतलब समझिएगा कि आप कैसे इस बात को समझेंगे कि बालक का विकास हो रहा है, इसकी अवधारणा क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ लोगों में जो है, किसी एक क्षेत्र को लीजिए, आप कह रहे हैं कि लोगों में यहाँ जो है भगवान राम को लेकर बहुत अधिक भक्ति है, या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उसकी क्या अवधारणा है। इसकी अवधारणा ये है कि मंदिर बन रहा है, भक्ति दिख रहा है। तो बाल विकास की क्या अवधारणा है, तो जितने भी आयाम हैं वो दिखना चाहिए, बालक का विकास हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कि बाल विकास का जो हम लोग अध्ययन करेंगे ये क्यों आवश्यक है। तो शैक्षिक महत्व के दृष्टिकोण से, जो लास्ट वाला हमने बाल मनोविज्ञान लिखा था, उसके ऊपर जो लिखा था बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, तो जब तक हम बाल विकास के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, तो बाल विकास के सिद्धांत को ध्यान में हम अपने रखेंगे, तभी हम बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ सकते हैं। और शिक्षण एक सार्थक शिक्षण और अधिगम के लिए, यानी कि जो बच्चे को मैं सिखा रही हूँ और वो बिल्कुल सार्थक हो, उसके लिए हमें बाल विकास की अवधारणा को, यानी बाल विकास के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। ये क्या है, ये हम जब उस पॉइंट पर आएंगे तो वहाँ पर हम वर्णन करेंगे। उसके बाद हम बाल विकास की अवधारणा में ये समझेंगे कि अगर हम किसी निश्चित आयु के बालक के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो हमें उस बालक के आयु को ध्यान में रखना होगा कि बालक की उम्र क्या है। अगर वो शैशवावस्था में है तो उसका एक अलग पाठ्यक्रम होगा, अगर वो बाल्यावस्था में है तो उसका अलग पाठ्यक्रम होगा। उम्र की दृष्टिकोण से हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हमें बाल विकास के सिद्धांत को मद्देनज़र रखना होता है। अब बार बार बोल रहे हैं बाल विकास का सिद्धांत क्या है, तो अभी आगे हम समझेंगे बाल विकास का सिद्धांत किस प्रकार का है। बच्चे कितना सोच सकते हैं। अगर 6 से 11 साल के बच्चे हैं तो उनको हम 10th लेवल का मैथ नहीं दे सकते हैं, उनको उन्हीं के उम्र के लेवल का हम मैथ दे सकते हैं। तो किसी भी पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए बाल विकास के सिद्धांत का जानना ये आवश्यक होता है। और इन सभी सिद्धांतों में ये सभी जानकारी शिक्षक को होना आवश्यक है, क्योंकि बालक का जो शिक्षण के क्षेत्र में अधिक सहयोग होगा वो शिक्षक का होगा। तो यह है बाल विकास की अवधारणा, इसको हमने समझ लिया। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज करके, जैसे मैंने पहला बोला
कि किसी व्यक्ति का मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन जो है किसी व्यक्ति के मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। बालक के विकास के या बाल विकास के कई आयाम या कई स्टेज होते हैं, शारीरिक, मानसिक। इस तरह से किसी बालक के लिए जो हम पाठ्यक्रम तैयार, शिक्षक को बालक के सिद्धांत का या फिर बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है उस बालक के आयु को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए। ये सब बाल विकास की एक अवधारणा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बाल विकास का सिद्धांत आवश्यक है। अब हम आएंगे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि बाल विकास का सिद्धांत क्या है। तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने कहा था 10 से 11 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। पहला जो है हमारा वो है निरंतरता का सिद्धांत। आप लोग भी लिखते जाइए और जो मैं बोलूँगी अगर आप चाहें तो उसको नोट्स की तरह लिख सकते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, ये है आपका पहला टॉपिक। ये बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसको आप लिख सकते हैं निरंतर यानी कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के पॉइंट को डालकर आप लिखेंगे कि निरंतरता के सिद्धांत का मतलब है कि न रुकने वाला विकास, कभी न रुकने वाले विकास, जो कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। ये जो निरंतरता का सिद्धांत है, बच्चे के सर से शुरू होता है विकसित होना और इसका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह के विकास बिल्कुल लास्ट तक चलते रहते हैं। इसीलिए वो लास्ट तक चलता है और व्यक्ति को एक संपूर्ण विकास के रूप में उभर कर सामने लाता है। इसीलिए हम लोग बाल विकास के सिद्धांत में पहले नंबर पर रखते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि इसका मेन पॉइंट हो गया विकास की कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। इसको आप लिख सकते हैं विकास की कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। रुकने वाली प्रक्रिया। अब इस पे हम लोग ज़्यादा देर क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में वर्म टू टॉम हमने सब कुछ समझ लिया है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में निरंतरता शामिल है, यानी कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। तो ये है आपका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता या फिर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिक अंतर का, डिफरेंस जिसको कहते हैं, का सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो है व्यक्तिक भिन्नता या अंतर का सिद्धांत, इसको समझिएगा क्योंकि इसी तरह से मिलता जुलता एक टॉपिक और आएगा इसके बाद, और दोनों से जुड़ा हुआ अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझिएगा। व्यक्तिक भिन्नता या अंतर का सिद्धांत, जो वृद्धि और विकास का नियम है, बालक उसी तरह से बालक के अंदर वृद्धि और विकास होता है, लेकिन ये अनेक अलग अलग बालकों में, मान लीजिए एक बालक यहाँ पर है, इस बालक में, और इसके अलावा दूसरे बालक में, इसके अलावा तीसरे बालक में, ये जो विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, इसमें समरूपता नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है। ये जो विकास है ये बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। अब कैसे, मान लीजिए ये बच्चा 1 साल में आप इसकी लंबाई अलग देखेंगे, वही समय अगर आप इसमें लेते हैं, इसमें अगर 12 मंथ्स आप लेते हैं तो इसका एक अलग हाइट देखेंगे और वज़न देखेंगे, जबकि इसका आप लेते हैं तो इसका एक 12 मंथ्स में, उम्र सबका सेम ही ले रहे हैं, 12 मंथ्स में इसकी अलग हाइट वेट है और इसका 12 मंथ्स में एक अलग हाइट और वेट है। तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो विकास होता है ये समरूप नहीं होता है, फ़र्क होता है वृद्धि में भी, यानी कि शारीरिक जो आपको बाहर से दिखता है उस वृद्धि में भी, और मेंटल जो अंदर का जो विकास होता है, आंतरिक विकास, उसमें भी। इसी कारण क्या होता है कि कोई बालक बिल्कुल सामान्य होता है, यानी जितनी उसकी उम्र है उसके अनुसार उसका हाइट भी ठीक है, वेट भी ठीक है, और पढ़ने में भी ये सामान्य है। इसी के अलावा किसी और दूसरे बच्चे को आप लेते हैं तो ये जो है मेधावी है, यानी कि
पढ़ने में भी ये सामान्य बालकों से ज़्यादा तेज है और हाइट भी इसका उम्र के अनुसार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसका कि आनुवांशिकता प्रभाव होता है। ये भी आगे हम लोग इसी सिद्धांत में वर्णन करेंगे, बाल विकास के सिद्धांत में। और कुछ बालक जो होते हैं सेम ही उम्र के होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मंद होते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं अति पिछड़ा। तो इसका क्या कारण होता है वो हम लोग आगे टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ समझना है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि एक सही समय पर बालक का विकास होता है, लेकिन अलग अलग बालकों में अलग अलग तरीके से विकास होता है, यानी कि सभी बालक में विकास सेम तरीके से नहीं होता है। इसको हमने समझा। तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, जस्ट मैंने अभी कहा था, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूज करने वाले दूसरे टॉपिक आएंगे। अभी हम विकास के सिद्धांत में देख रहे हैं कि अंतर होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है, और यहीं पर हम फिर समझ रहे हैं कि एक रूपता होता है। दोनों कैसे हो सकता है, या तो विकास में भिन्नता होगी या तो एक रूपता होगी, या तो विकास अलग अलग बच्चे में अलग तरीके से होगा या तो एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ आया है। तो इसका मतलब समझिएगा, ये हमने समझा सेम उम्र के बच्चे के विकास का, ये जो है ये कह रहा है विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि एक स्पेशल यानी एक विशेष क्रम के जाति के लोगों में एक रूपता से विकास पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप मनुष्य को लेते हैं तो चाहे मनुष्य किसी भी जाति के हो, मनुष्य अगर वो है तो उसका विकास सर से पैर की तरफ ही होगा, सिर से पैर की तरफ ही होगा। तो यही है विकास क्रम की एक रूपता। अगर इंसान बालक है तो इंसान का बच्चा है तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उसका विकास सिर से पैर की तरफ ही होगा, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि कुछ ऐसे विकास हैं जिसमें कि एक रूपता है। अगर बच्चे के 6 महीने में दांत निकलने का एक नियम है, तो चाहे वो बच्चा 5 केजी का है 6 महीने में, चाहे वो 10 केजी का है या 12 केजी का है, दांत उसे 6 महीने में ही निकलने हैं। अगर बच्चे 8 महीने में 9 महीने में चलने लगते हैं तो बच्चे 8-9 महीने में ही चलेंगे। अगर जिस किसी पेरेंट्स के बच्चे 8-9 महीने में नहीं चलते तो उन्हें चिंता होने लगती है, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, 1-2 महीने का फ़र्क पड़ता है। तो यह विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि कुछ ऐसे विकास होते हैं जिसका सभी का समान रूप से होता है। यानी कि अगर 0 से जो आपका कह सकते हैं पूर्व शैशवावस्था या प्रारंभिक शैशवावस्था, पूर्व नहीं प्रारंभिक शैशवावस्था, 0 से 3 साल के अंदर बच्चों का हर चीज़ डेवलप हो जाता है। जैसे दांत आ जाता है, बच्चे चलने लगते हैं आराम से, बच्चे शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये तय है कि सभी बच्चे उसी उम्र में, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी सभी बच्चों का विकास हो जाएगा, और जिस बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो फिर उस बच्चे की गिनती जो है डिसेबल्ड चाइल्ड में आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये विकास क्रम की एक रूपता का अंतर्गत हुआ एक विशेष जाति। अगर मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति है, अगर मान लीजिए गाय को आप उठाते हैं तो गाय के जितने भी बच्चे होंगे उसके विकास और वृद्धि को देखना ही नहीं है, जितने भी बच्चे होंगे उसके 4 पैर ही होंगे, आज तक यही होते आया है। तो किसी एक विशेष क्षेत्र में विकास के क्रम की एक रूपता होती है जिसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहते हैं। अब अगला देखेंगे, वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। इसका इंग्लिश देखेंगे, इसका इंग्लिश लिख लेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स वृद्धि, एंड डेवलपमेंट यानी विकास, इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म मतलब हुआ एक, इसीलिए एक रूपता का यूनिफॉर्मिटी हो गया। इसका मतलब समझेंगे, वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। इसका मतलब है कि जिस तरह आपने कल देखा था, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेशन है, जितना भी 23 टॉपिक है, कल आपने देखा था कि शैशवावस्था में यानी कि 0 से 6 वर्ष में बच्चे का जिस तरह से तेज़ी से विकास होता है, या फिर इसको अगर प्रारंभिक शैशवावस्था लेते हैं 0 से 3 वर्ष, तो उसमें भी आपने देखा था जो बच्चों का विकास होता है किस तरह से तेज़ी से होता है। यानी कि 2 से 3 वर्ष के अंदर बच्चे हर चीज़
हर स्किल को डेवलप कर लेते हैं, उसे घुटने के बल चलना आने लगता है, उसे खड़ा होना आने लगता है, चलना आने लगता है, यानी अकथ प्रयास वो कर लेता है 0 से 3 वर्ष में, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो इसका मतलब है कि वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती है। इसका मतलब ये है कि जैसे शिशुआवस्था में बिल्कुल तेज़ी से विकास होता है, उसी तरह बाल्यावस्था आते ही विकास की गति मंद हो जाती है। फिर से जब किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में फिर से विकास की गति एक रफ्तार पकड़ती है, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं, कुछ ही समय बाद फिर से ये विकास की जो रफ्तार है, जो गति है, मंद हो जाती है। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि सेम ही रेट से, सेम ही तरीके से इसका वृद्धि विकास चल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं। मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी आप इसको 480 पिक्सल पर करके देख रहे हैं, 5 मिनट आपने देखा, फिर आपने 330 पिक्सल 360 कर दिया, फिर आप 144 कर रहे हैं, तो आधे घंटे के वीडियो में आपने कई बार पिक्सल को चेंज किया, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन वीडियो आपका चालू है। उसी प्रकार ये है कि विकास चालू है, लेकिन कि विकास की जो रफ्तार है, जो गति है, कहीं धीमी है, कहीं तेज है। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखेंगे, और ये 5वां पॉइंट भी आपने पिछले क्लास में बहुत अधिक पढ़ लिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या चलता है। यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये जो आपने कल कई बार इस टॉपिक को समझा है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का जो प्रोसीड है, ये जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि पहले छोटे बच्चे के आसपास, बिल्कुल जो नवजात शिशु है उसके आसपास आप एक गाड़ी रख रहे हैं, बच्चे को डायरेक्ट उस गाड़ी को उठाना नहीं आ रहा है, वो इधर उधर हाथ वाथ मारता है, कुछ दिनों तक उसी तरह करते करते फिर उसे चीज़ों को पकड़ना आ जाता है। तो पहले उसने सामान्य तरीका, वो जो दिख रहा था, हाथ पैर मार रहा है, उसे गाड़ी लेना नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके के उदाहरण से आप समझिएगा, जब छोटा बच्चा रोता है, जो नवजात शिशु होता है, तो रोने में वो अपने सारे अंग प्रत्यंग का यूज करने लगता है। यानी कि जब वो रोएगा तो वो पैर भी उठाएगा, हाथ भी उठाएगा, आँख भी बंद करेगा, अपने मुंह को भी खोलेगा, आवाज़ भी अंदर से निकालेगा, पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, यानी कि उसका पूरा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है रोने की एक क्रिया में। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो सिर्फ उसके आँख से आंसू जाता है, मुंह से आवाज़ निकलता है और मुंह को खोल कर रोता है। लेकिन जब किशोरावस्था में या फिर हम लोग की उम्र में, जैसे हम लोग अभी रोते हैं, तो हम लोग बच्चों की तरह तो रोएंगे नहीं कि आवाज़ भी निकाल रहे हैं, मुंह भी खोल रहे हैं। हम लोगों का जो एक है कि सिर्फ फेस का जो नक्शा है थोड़ा ख़राब हो जाता है, आँखों से आंसू गिरता है। तो ये है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य रहता है जनरल, धीरे धीरे वो स्पेशल की तरफ बढ़ता है। यानी कि रोने की जो प्रक्रिया है यही सही है, आँख से आंसू जा रहा है और ज़्यादा छोटा बच्चा है, थोड़ा सा मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, मुंह का जो है एक्शन ख़राब हो रहा है। ये तो मतलब नहीं है कि वो सारा शरीर का ताकत लगा देगा। अगर 5 साल का बच्चा उस तरह से रोने लगे तो उसको रोने के लिए लेटना पड़ेगा, फिर वो खड़ा होकर नहीं रो सकता है। अगर उसको पैर हाथ सब कुछ यूज करना है तो रोने के लिए उसको लेटना होगा, तभी तो वो पैर हाथ पूरा दम लगा कर रोएगा। एक चीज़ और भी आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा है तो वो पहले पापा शब्द बोलना सीखता है, तो सभी लोगों को पापा कहकर ही संबोधित करता है। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि मेरे पापा ये हैं, वो कौन है। तो इसका मतलब यही हुआ, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, और इस टॉपिक पर हमने बहुत अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यहाँ आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके मतलब को समझिएगा। इसमें क्या है कि जो भी विकास हमारा है, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी विकास एक दूसरे से आपस में ये संबंधित है, इंटर रिलेशन है।
अगर किसी बालक का एक तरफ जो है विकास अधिकतम है और दूसरे क्षेत्र में उसका विकास न्यूनतम है, यानी कि मान लीजिए उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका विकास बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है, बिल्कुल वो मोटा हो गया है, लंबा हो गया है, उम्र से अधिक हो गया है, लेकिन उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो न्यूनतम है, तो ये भी विकास की प्रक्रिया में बाधक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही है और मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है तो इसका मतलब उस बालक का जो विकास है पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है, और अगर किसी बालक का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिर उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो समाज को नहीं समझ सकता है। अगर मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है फिर वो इमोशनल डेवलपमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी डेवलपमेंट है, जितने भी डेवलपमेंट को आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी कि परस्पर संबंधित है। अगला देखेंगे। अगला फिर से आपका है एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर आपने देखा है विकास के क्रम में एकरूपता, लेकिन यहाँ है एकीकरण का सिद्धांत। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका मतलब ये हुआ, ये समझिएगा कि कोई भी बच्चा सबसे पहले इसको आप ले सकते हैं, ये जो 5 नंबर है थोड़ा सा इससे 1-2 लाइन चुरा कर आप इसमें सेट कर सकते हैं। विकास से सामान्य की ओर, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर जैसे है, तो यही चीज़ यहाँ पर साबित हो सकता है। पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ को फेंक फेंक कर खेलता है, उसके बाद सिर्फ उसे उंगलियाँ यूज करना आ जाता है, यानी कि हाथ स्थिर है और उंगलियाँ चल रहा है। लेकिन जब उसका विकास होने लगता है, आगे उम्र बढ़ने लगता है, तो फिर वो हाथ के साथ साथ उंगली का भी यूज करता है, यानी कि आप समझ सकते हैं हाथ को भी घुमा रहा है, उंगलियों से भी कोई काम कर रहा है, तो उसे ये समझ में आ रहा है कि हम हाथ और उंगली दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो ये काम हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्कर से लिखा जा रहा है, तो उंगली का भी इसमें यूज हो रहा है, अंगुली भी यूज हो रहा है और हाथ का भी हो रहा है, हाथ भी आगे पीछे बढ़ रहा है। तो यही है एक रूपता, एकीकरण का सिद्धांत। धीरे धीरे बच्चे में एकीकरण की भावना आने लगती है जब विकास होने लगता है कि कैसे कैसे करके हमको पार्ट वाइज करके हम अपने अंगों का प्रयोग करना है। अगला देखेंगे। अगला है आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, पहले लिख लीजिए। यानी कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अब इससे इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या फिर कौन सा असत्य है, क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे कोई ये भविष्यवाणी कर सकता है कि किसी भी बच्चे का विकास जो है आगे चल के कितना हो सकता है, ये अंडर कंसिडरेशन या कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे के किसी अंग का एक्सरे कराया जाए तो उस एक्सरे के अनुसार ये तय किया जा सकता है कि बच्चे का विकास किस तरह से आगे होगा, इसलिए ये कथन सत्य है कि बच्चे के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। या फिर किसी छोटे बच्चे का आप शुरू से ही हरकत देखिएगा, 2 साल 4 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का, तो जब बाल्यावस्था वो कंप्लीट करने लगता है और उसकी हरकत को आप देख रहे हैं तो आप तय कर लेंगे कि ये बच्चा भविष्य में किस तरह का होगा और क्या कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति, यहाँ तो मनोवैज्ञानिक की बात है, वो तो तय कर ही सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी किसी बालक को देखकर अनुमान, ये विकास नहीं है कि वो क्या बन सकता है, ये विकास नहीं है, बल्कि उसकी जो जितने भी डेवलपमेंट शारीरिक मानसिक, उसमें आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे क्या कर सकता है या किस तरह से इसका विकास हो रहा है। इसको हमने देखा। अब 9 नंबर देखेंगे। ऊपर से इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऊपर से लिखेंगे 9 नंबर, 2-3 और सिद्धांत हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, और याद रखिएगा ये सारा सिद्धांत सीटेट का आपने पढ़ लिया अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो। दिशा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन। डेवलपमेंट्स, ये एपोस्ट्रोफी एस और फिर डायरेक्शन, दिशा का डायरेक्शन।
तो इसका मतलब समझिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी क्या सिद्धांत है विकास की दिशा, यानी जो विकास हो रहा है बच्चों का, उसका डायरेक्शन क्या है। उसका डायरेक्शन ये है कि बच्चा जो नवजात शिशु है वो सबसे पहले अपने सिर का प्रयोग करता है। बेड पर वो लेटा है, उसका जन्म हुआ है, बेड पर लेटा है, लेकिन आप बच्चों में जो पहला परिवर्तन देखेंगे वो सर को घुमाना सीखता है। उसके बाद वो फिर अपने हाथों का प्रयोग करता है, भुजा का प्रयोग करता है। इस तरह से भी आपको अगर पूछ दिया जाए बच्चे सर्वप्रथम किस अंगों का प्रयोग करते हैं, पहले नंबर पर सिर का प्रयोग करता है, दूसरे नंबर पर भुजा का प्रयोग करता है। और जब बच्चा घुड़कने की स्थिति में आता है और जब बच्चा बैठता है, यानी चलने के पहले बच्चे आगे पीछे दाएं बाएं मुड़कर देखने के योग्य हो जाते हैं, हाथों से सामान उठाकर खेलने के योग्य हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर पैरों पर, टांगों पर अपने पैर का एक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे सिर का प्रयोग करते हैं, फिर हाथों का प्रयोग करते हैं, फिर पैरों का प्रयोग करते हैं। तो ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसी दिशा से विकास होता है। कोई भी बच्चा चाहे वो कितना भी मेधावी हो, वो जानवर के बच्चों की तरह जन्मजात शिशु उठकर नहीं चलने लगता है। ये भी आप, यानी कि जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे आपका एकीकरण हो, एक रूपता हो, सारे सिद्धांत मिलते जुलते हैं। बस आपको कहानी की तरह समझना है कि बच्चे का जो विकास का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो सभी बच्चे सबसे पहले सिर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भुजा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर वो पैरों का प्रयोग करके चलना सीखते हैं। तो यह है विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है आपका विकास लंबवत सीधा न हो करके वर्तुलाकार होता है। यानी कि डेवलपमेंट इज वर्तुलाकार, जिसको कि आप स्पाइरल कहते हैं। अभी मैं आपको इसको ग्राफ से समझाऊंगी। स्पाइरल नॉट लाइनर, यानी कि लाइन वाला सीधा नहीं होता है। एंड नॉट लाइनियर, यानी कि विकास जो होता है इस तरह से सीधा विकास नहीं होगा। आप जो सोचिएगा बच्चों में विकास हो रहा है, तो बिल्कुल बच्चा अभी ये नवजात शिशु है, उसने यूकेजी में एलकेजी उसने पढ़ा, एलकेजी, उसके बाद फिर से यूकेजी पढ़ने लगा, फिर वो 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया। यानी आप एक लाइन से सिर्फ एजुकेशनल उसका डेवलपमेंट देखेंगे तो इस तरह से बच्चों का विकास नहीं होता है। बच्चा किसी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी जगह आपको अगर मेधावी दिख रहा है तो आगे चलकर वो फिर स्लो होगा, क्योंकि विकास जो है ये इस तरह से होता है, वर्तुलाकार, वृत्त की तरह होता है, वर्तुलाकार। यानी कि आप ये समझिए कि एक सीधा लाइन ये है, अगर विकास होगा तो बिल्कुल लास्ट तक बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तक बच्चे का विकास हुआ, उसके बाद फिर विकास यहाँ पर धीमी होती है। ये देखता है कि इसका मेंटल विकास तो हो गया, लेकिन फिजिकल विकास कितना हुआ है। फिर यहाँ पर ये फिजिकल विकास को आगे बढ़ाएगा बच्चे का, फिर देखेगा बच्चा का जो है मोटर डेवलपमेंट कितना हुआ है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है। इस तरह इस सारे डेवलपमेंट में ये जो ध्यान देते हुए, सारा डेवलपमेंट को ऊपर लेते हुए, नीचे से बिल्कुल मजबूत स्थायी बनाते हुए फिर से ये आगे बढ़ेगा। तो आप इस तरह फिर आगे बढ़ा, यहाँ पर इतना विकास होने के बाद फिर यहाँ पर हर तरह के विकास को देखेगा। तो इस तरह करते करते आपका जो आकार है ये वर्तुलाकार हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि विकास कभी भी सीधा नहीं होता है, बिल्कुल वर्तुलाकार होता है। यानी कि कुछ वर्षों तक रुक के विश्राम करता है ये विकास, और ये देखता है कि हर क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है या नहीं। सिर्फ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई बालक है या एक साधारण व्यक्ति है, वो बहुत बढ़िया बोल रहा है, बोलने पर तो उसने ध्यान दे दिया, बोलने का विकास हो रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो उसको भी देखा जाता है कि चल क्यों नहीं रहा है, ये विकास क्यों नहीं है। अब क्या करेगा, मान लीजिए एक बच्चा अपनी माँ को बार बुलवाया जा रहा है माँ के द्वारा, बच्चा बोलने में तेज़ हो गया, लेकिन उसको पकड़ कर कभी चलाने का प्रैक्टिस नहीं किया। अब अगर माँ इसको चलाने के लिए इधर रुकती है तो विकास में, तो भाषाई विकास में वो भाषाई विकास वहाँ पर छूट जाएगा, वहाँ वो एक साथ कई काम नहीं कर पाएगी। तो विकास वहाँ पर धीमी गति में हो गया, यानी विकास विश्राम करने लगा। अब जो फिजिकल विकास है, यानी कि भाषाई विकास उस बच्चे का हो गया है। अब माँ उसको चलाने के लिए सिखा रही है। अब चलने के लिए भी जब बच्चा वो वहाँ सीख गया, तो अब उसका जो है वर्तुलाकार विकास होने लगा। अब साथ में विकास को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और आखिरी पॉइंट आप देखेंगे, वृद्धि और विकास की क्रिया। इससे तो इतना प्रश्न पूछता है, वृद्धि एवं विकास की क्रिया
वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है और आखिरी लाइन है विकास के सिद्धांत में, कि किसी भी बच्चे का वृद्धि या विकास हो रहा है तो उसके वंश पर भी डिपेंड करता है कि उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका जो पूरा परिवार है जिसको आप कहते हैं कैसा है, और वातावरण कैसा है, इस दोनों का संयुक्त परिणाम है। अब आपको इससे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम का परिणाम है। ऑप्शन बी में वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है। वृद्धि एवं विकास की क्रिया जो है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। सी में दे दिया, या फिर ए बी दोनों दे दिया, डी में दे दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो आपको समझना है यहाँ पर आप क्या आंसर दीजिएगा। तो चलिए, वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वातावरण। तो इसको आपने समझ लिया, वृद्धि और विकास में दोनों ही आवश्यक है, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। तभी अगर किसी के परिवार का लोग ही बिल्कुल छोटे छोटे कद का है तो वो सोचेगा मेरा बच्चा बहुत लंबा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। उसका विकास और उसकी वृद्धि जो है, विकास नहीं उसकी वृद्धि उसी तरह से होगी जैसा उसका वंशानुक्रम है। और विकास अगर किसी के घर में लगातार कोई वकील बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो उस बच्चे का भी विकास उसी तरफ आगे बढ़ेगा, अग्रसर करेगा विकास की तरफ, वकील की तरफ, इंजीनियर की तरफ। तो ये सभी वंशानुक्रम और वातावरण। अब वातावरण का क्या संयोजन है यहाँ पर कि अगर उसके फैमिली कोई एक ही कैटेगरी का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, तभी उसके फैमिली ने, उसके जो भी परिवार के हैं सदस्य, उन्होंने ये काम किया, तो बच्चे भी उसी वातावरण की तरफ प्रभावित होंगे। तो वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है, संयुक्त परिणाम होता है वृद्धि और विकास में। बच्चे की वृद्धि एवं विकास की क्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। और इसके साथ ही आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया। यही 11 सिद्धांत आपको समझने हैं जिससे कि आपको सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस से उल्टा कर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी धुराझाड़ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंतरिक कारण कौन सा है, बाह्य कारण कौन सा है। तो अब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको मिटा लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसका इंग्लिश हमने लिख दिया है, आप लोग दोबारा से यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसमें हम क्या समझेंगे कि ये जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये 2 कारक हैं। एक है आपके आंतरिक कारक, दूसरा है आपका बाह्य कारक। इसको समझा, अब समझेंगे ये जो आंतरिक कारक है यानी इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण यानी कि इंटरनल फैक्टर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर इंटरनल फैक्टर्स इफेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हो गया आपका आंतरिक कारक, ये हो गया बाह्य कारक। यानी बालक का जो विकास होता है, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। बालक को जो विकास होता है, जिस तरह हमने आपको शर्ट का उदाहरण दिया था, उसी चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो उसमें भी जो मैंने शर्ट का उदाहरण दिया था, मैंने कहा था आपने किसी प्लेयर को देखा, किसी एक्टर को देखा, तो आपने बाहर से देखा, वो बाहरी कारक है। लेकिन आपके मन में जो ये भावना आ रही है कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, समाज में जो लोग ब्लू शर्ट पहनते हैं उसका एक अलग पहचान है, तो वो आपके मन की उपज है, यानी कि वो इंटरनल कारक है। तो यहाँ पर हम इंटरनल कारक के अंतर्गत देखेंगे। पहला नंबर पे आप ले लीजिए वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक आप लोग भी लिखते जाइए, वंशानुगत कारक। दूसरा आप ले लीजिए शारीरिक कारक, बस 5 कारक इसमें हैं। तीसरा ले लीजिए बुद्धि।
चौथा ले लीजिए संवेगात्मक कारक। पांचवा ले लीजिए सामाजिक प्रकृति। अब सबका पहले हम इंग्लिश लिख लेते हैं। इंग्लिश को बिल्कुल साथ लेके चलिए पेडागोजी में, तो आप अच्छा कर पाएंगे। वंशानुगत कारक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर। दूसरा है शारीरिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। तीसरा है आपका बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। चौथा है आपका संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशन फैक्टर। और पांचवा है आपका सामाजिक प्रकृति यानी कि सोशल नेचर। सोशल नेचर। ये 5 आपके आंतरिक कारक हैं। और अब हम देखेंगे बाह्य कारक कौन कौन से हैं। बाह्य कारक के अंतर्गत आपको देखना है गर्भावस्था के दौरान, ये बाल विकास का हम पढ़ रहे हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चे का जो आंतरिक कारण है, आंतरिक रूप से बच्चे को जो प्रभावित करता है, ये है आपका। और बाह्य कारक क्या है, क्योंकि बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ से मैंने शुरू किया। गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य एवं परिवेश। स्वास्थ्य एवं परिवेश। दूसरा आप ले लीजिए जीवन की घटनाएं। एक एक चीज़ को अभी समझेंगे और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जीवन की घटनाएं। तीसरा आप ले लीजिए भौतिक वातावरण। और आखिरी आपका है सामाजिक आर्थिक स्थिति। इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको भी बताएंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति। स्वास्थ्य एवं परिवेश यानी कि हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट किसका? माँ का, ऑफ मदर। कब? गर्भावस्था के दौरान, इन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जीवन घटनाएं, इवेंट ऑफ लाइफ। इवेंट्स ऑफ लाइफ, एक ही घटनाएं नहीं बल्कि इवेंट्स, प्लूरल में आपको देखना, इवेंट्स ऑफ लाइफ। भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशल इकोनॉमिक स्टेज। यानी इन सभी चीज़ों पर बालक, इन सभी चीज़ों के कारण बालक पर किस प्रकार के, बालक के विकास को ये सभी चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित करता है। आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण आपको बस 5 पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला आपका वंशानुगत कारक है यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। दूसरा शारीरिक कारक है यानी कि फिजिकल फैक्टर। तीसरा आपका बुद्धि है यानी कि इंटेलिजेंस। चौथा आपका संवेगात्मक कारक है यानी कि इमोशनल। और पांचवा आपका सामाजिक प्रकृति है यानी कि सोशल नेचर। इन सभी चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण जो बच्चे का विकास प्रभावित होगा, इसको आप नहीं देख सकते हैं। अभी इसको डिटेल में हम समझेंगे। और ये सब जो है ये सभी हम लोग देखते हैं और ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कैसे, अब एक एक चीज़ को समझेंगे। बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये वंशानुगत कारक में समझिएगा। जिस बच्चे के माँ बाप गोरे हैं वो बच्चा गोरा होगा, लेकिन जिस बच्चे का माँ बाप ही काला है तो वो भी बच्चा काला होगा। और अगर उसका ये कलर कम रहता है और वो समाज में निकलता है बाहर, तो लोग उसको थोड़ा सा एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो ये बालक के विकास को प्रभावित करता है, थोड़ा सा बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा करता है। तो ये है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। दूसरा, जब आप आते हैं शारीरिक कारक में, तो इसका मतलब है कि कई ऐसे वंशानुगत क्रम चलते रहते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि उनका जो है किसी तरह से किसी न किसी अंग, कोई ना कोई अंग डिसेबल्ड होता है। तो उस घर के बच्चे भी, सभी नहीं, एकाध बच्चे इस तरह से हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर कोई बीमारी अगर है तो वो बीमारी का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो ये है शारीरिक कारक, जिससे कि बाल विकास है यानी कि बच्चे के विकास को ये कारक भी प्रभावित करता है। अगर वो दुर्बल है, वो कमज़ोर है,
तो फिर वो पूर्णतः विकास नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों है आपके आंतरिक कारण। अब आते हैं बुद्धि पर। अब जबकि बालक का विकास हो रहा है तो हर तरह से उसका विकास हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मेंटल हो, संवेगात्मक हो। तो बालक जब हर तरह से विकास कर रहा है, यानी कि बालक प्रतिभाशाली है, बालक तेज है, तो बालक जब समाज में निकलता है तो लोग बालक को देखकर समझता है कि हर तरह से ठीक है, उससे बात करेगा, उसके सकारात्मक पहलू को कैच करेगा। अगर वो कुछ अच्छा गा रहा है, हर बातों का जवाब दे रहा है, तो उससे बात करेगा। तो बालक अपने बुद्धि की सहायता से अपने आप को समाज में समायोजित कर सकता है। तो ये बालक के विकास को प्रभावित करता है, और बालक अंदर से खुश है, वो अपने आप अपना वो सामाजिक विकास कर सकता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसका बुद्धि ठीक है। अब आते हैं संवेगात्मक कारक। अब संवेगात्मक के अंदर आपका आ गया क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम। तो अब बच्चे का जो संवेगात्मक विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है? कहीं बच्चा अत्यधिक क्रोधित तो नहीं है। अगर वो अत्यधिक क्रोधित है, अत्यधिक गुस्सा उसे आता है, तो फिर ये गुस्सा जो है वो बिल्कुल चिड़चिड़ा रहेगा, बिल्कुल चिढ़ा हुआ रहेगा हमेशा। तो ये कारक जो है इसके बाल विकास को प्रभावित करेगा, यानी कि उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और ये जो सामाजिक प्रकृति है, इसका मतलब है कि बच्चा जितने अच्छे तरीके से समाज में अपने आप को जोड़ कर रखेगा, यानी कि वो जितना सामाजिक रूप से संतुलित होगा, बच्चे का हर तरह से विकास उतना ही तेज़ी से होगा। यानी कि मुख्य रूप से अगर बच्चा अपने आप को समाज में समायोजित कर लेता है तो उसका हर तरह से विकास होगा। समाज में निकलकर वो खेल रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, गत्यात्मक विकास हो रहा है। तो ये सभी जो 5 हैं, ये है सामाजिक प्रवृत्ति, यानी अच्छा वातावरण मिल रहा है। तो ये जो 5 हैं आपके आंतरिक कारण हैं, इसके आंतरिक कारक है बालक के विकास को प्रभावित करने के। और प्रैक्टिस सेट जब हम लोग देखेंगे उसमें ये सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो है, ये कारक आप देखिएगा, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य एवं परिवेश सही नहीं है, स्वस्थ बच्चे के लिए माँ को स्वस्थ रखा जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अगर माँ अधिक क्रोध करती है, माँ को पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, वहाँ का वातावरण सही नहीं है, वहाँ का परिवेश सही नहीं है, तो आप फिर एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि बच्चे का विकास गर्भावस्था के दौरान ही रुक सा गया है, थम सा गया है। तो यह है बाह्य कारक, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, जीवन की घटनाएं का मतलब है कि अगर किसी बच्चे के जीवन में कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वो उसके विकास को प्रभावित करता है। सपोज करिए अगर कोई किसी छोटे बच्चे की माँ उसको छोड़ देती है, आप लोग समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके आगे बोलेंगे। तो अगर वो बच्चा माँ से अलग रहता है तो उस बच्चे का जो है प्रभावित होगा, उसका डेवलपमेंट हर तरह का, उसका तो सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो एक कुंठित टाइप का हो जाएगा। तो ये जो जीवन की घटनाएं हैं फिर वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले भी ये जीवन की घटनाएं, जो इवेंट ऑफ लाइफ है, ये महत्वपूर्ण है और ये बाह्य कारक है, इसको याद रखना है। भौतिक वातावरण आपको समझना है कि उसका परिवेश जो है, भौतिक वातावरण जो है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है किस प्रकार का है। क्या वहाँ पे हरे पेड़ पौधे हैं, पार्क अधिक है, खेलने का गेम अधिक है, हर तरह के बच्चे हर शाम वो उस बच्चे से मिलते हैं, या फिर गंदगी है, कूड़ा करकट है, नाला है। ये उसके परिवेश का भी उसके विकास को प्रभावित करने पर असर करता है। यानी कि ये जो भौतिक वातावरण, जो बाह्य कारक है, जो कि दिखता है, ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। और ये जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिएगा कि अगर किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उसकी फैमिली में अच्छे पैसे नहीं हैं, फिर वो बच्चा धीरे धीरे समाज से अलग हो जाता है। समाज में उसको खुद अपने मन में वो सोचने लगता है, क्योंकि जैसे ही उसकी ये स्थिति हुई तो उसका जो विकास है, डेवलपमेंट बिल्कुल लो होने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं अगर अच्छा पहन के नहीं निकला तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। तो सबसे पहले उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है, और उसके बाद वो बाहर निकलना छोड़ देता है ये सब सोच के। और इस तरह से सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारण है। आप देखिएगा कई बड़े शहर का बच्चा या अच्छे संपन्न परिवार का बच्चा का जो विकास होता है, जो बोलने में आप देखेंगे धड़ल्ले से बच्चे बोलते हैं, हर तरह के सब सवालों का जवाब देते हैं, तो इसका मतलब उसका विकास अच्छे से हो रहा है। और जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जिस बच्चे की अच्छी नहीं होती है तो उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे की सामाजिक स्थिति भी अगर डाउन है, और अगर उस बच्चे के भावनाओं से, उसके इमोशंस से, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, हर चीज़ में उसको सकारात्मक आइडिया देते हैं, उसकी हर बातों को सुनकर उसके बातों का जवाब देते हैं, तो वो बच्चा भी कुछ कर सकता है। हजारों उदाहरण हैं। तो ये हमने समझ लिया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारण। और
कई जगह आप ये भी देखते हैं कि कोई बच्चा है, उम्र उसका कम है, लेकिन वो इस तरह से उसका वृद्धि हो गया है शरीर में कि वो आपको 5 साल का बच्चा लगेगा, 15 साल का है तो लोग सोचेगा कि लोग इसको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। तो नहीं, वृद्धि अगर अधिक हो रहा है तब पर भी बालक के बाल विकास को वो प्रभावित करेगा कि लोग उसको समझेंगे कितना बड़ा हो गया है, कितना मोटा हो गया है, इसका बुद्धि तो डेवलप किया नहीं है। तो उससे भी वो उस बच्चे को समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और अगर उम्र के अनुसार बच्चे का ग्रोथ जो है वो कम रह गया है तो उसे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि उम्र के हिसाब से अगर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तभी हम इसको एक संतुलित विकास समझ सकते हैं। इसको हमने समझा। और उसके बाद है कि बाल विकास में शैक्षिक महत्व क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। ये दो टॉपिक आपका बचा है। तो शैक्षिक महत्व आप ये समझ लीजिए। शैक्षिक महत्व में बस 2 लाइन आपको समझना है कि जब तक शिक्षक इस बाल विकास को नहीं समझेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तब तक शिक्षक उस बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार नहीं कर पाएंगे और उस बच्चे को उसके उम्र के और उसके बुद्धि के अनुकूल नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाल विकास के सिद्धांत को समझे। इसीलिए बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है। शिक्षक को ये समझना है कि बालक की क्या रुचि है, क्या दृष्टिकोण है, क्या बालक सोचता है, क्या बालक का व्यवहार है। इन सभी चीज़ों पर शिक्षक को अध्ययन करके उसके अनुसार ट्रीट किया जाना चाहिए। इसीलिए ये बाल विकास का सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है शैक्षिक सिद्धांत के अंतर्गत या शिक्षण में। कि अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है, वो अगर उससे गलत हो रहा है तो वो बार बार चिल्ला रहा है, तो शिक्षक उसको एक अलग तरीके से शिक्षक को उसके साथ ट्रीट करना चाहिए। और ये सभी चीज़ जो रुचि है, भय है, क्रोध है, ये सभी हम लोग इस बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आखिर था हमारा बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास के सिद्धांत जो हैं उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी बाल विकास का जो भी अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, यही तो है बाल मनोविज्ञान। यानी कि बच्चे के मन के विज्ञान को हम लोगों ने जिस प्रकार से अध्ययन किया, यही है आपका बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास में हमने क्या समझा कि बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं उसको, या बाल मनोविज्ञान उसे कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान की या बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चों की रुचि, बच्चों का व्यवहार, बच्चों की समस्या, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जिसके अंतर्गत बालकों के रुचि, दृष्टिकोण, व्यवहार, समस्या, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और इस चीज़ को जो ध्यान में रखा जाता है, इसी को और इसका जो है बालक के जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। उसे समझ में आता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं समझ रहा हूँ तो शिक्षक मुझे पीटेंगे नहीं, आराम से समझा देंगे। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के रुचियों, व्यवहारों, दृष्टिकोण, बालक के समस्या, ये सभी उस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और जिसका बालक पर या बालक के विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर आप बाल मनोविज्ञान के बारे में ये कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों की समस्या को समझने में उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास को समझने में उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान के जरिए हम बालक की समस्याओं को समझकर उसके अनुसार फिर हम बालकों के साथ ट्रीट करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान यही है, बालकों के लिए अध्ययन करना, बालकों के हर व्यवहारों का अध्ययन करना है। तो इस तरह से आपका ये बाल विकास के सिद्धांत भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और काफ़ी कुछ नहीं बल्कि इसने आपने सीटेट में जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको आपने कंप्लीट किया है। अगला क्लास इसी पर आधारित प्रश्न पर होगा और आप लोग प्रश्न का उत्तर दिया करिए, जिससे कि आपका भी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप कितना समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट बाल विकास का मिल जाएगा जितने भी क्लास हुए हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।